हेलो, नमस्ते दोस्तों। कैसा रहा आज का पेपर आपका RSCIT का? अच्छा, आप लोगों के सभी के में एक चीज़ चल रही है कि RSCIT में पास कितने नंबर पे हो जाते हैं, क्या परसेंटेज उसकी होनी चाहिए, कितने क्वेश्चन उसमें सही निकलने चाहिए आपके, इन सभी बातों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और आशा करता हूँ कि आज का जो एग्ज़ाम हुआ है वो सभी स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही आए होंगे आज। तो देखिए, मिलाना आज के पेपर की जो 12 अप्रैल 2026 को RSCIT ने किया, उसी एग्ज़ाम में आपके सभी के अलग अलग जो सीरीज़ आई A B C और D, उन सभी में जितने जितने आंसर आप लोगों ने किए वो सभी अपने अपने स्तर से इनको मिलाएं, चेक करें कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन सही करने पर आप लोगों के एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आ जाएंगे। ये चीज़ आप मिलाना इसमें, इस चीज़ को अंत में बताएंगे कि कितने क्वेश्चन होने पर आप कितने नंबर पे पास हो जाते हो और टोटल परसेंटेज आपकी कितनी बनी है। ये सब आप अपने हिसाब से मिला लेना। तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो में। आपके सभी आंसर्स जो आज आपको मिलने वाले हैं, चलो देखिए। आपके एग्ज़ाम में जो हुआ था उसके अंदर पहला जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि आप किसी सरकारी पोर्टल पर एक इमेज अपलोड करने से उससे उसका पहले उसका फाइल का नाम या उसकी साइज जो है, फाइल कोई से भी नाम से हो, उसकी साइज जो है, जैसे मान लो कि फ़ोटो है, अपना सिग्नेचर है अपने, उसकी साइज को कम करना चाहते हैं क्योंकि वो ऑनलाइन पोर्टल पर उस साइज का एक रेशो हुआ करता है कि उस साइज में उस परसेंटेज पर या उस KB के अंदर उस फोटो को अपलोड करना है, चाहे वो कोई सा भी हो, आपके ईमेल पे हो या फिर आप कोई साइट में फॉर्म भरना चाह रहे हो उस पर हो। तो जैसे अपन खुद से फॉर्म भरते हैं तो उसमें साइज का इशू ज़्यादातर रहता है। तो उसको कम करने के लिए क्या अपन कौन से तरीके से अपनाएं, तो ये तरीका इसमें सही आंसर होगा। जैसे मान लो कि किसी इमेज का ऑप्टिमाइजेशन टूल हो या फिर वेबसाइट के उपयोग से अपन उसका उपयोग साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए एक विशेष टूल दिया गया है गूगल पर, उसके माध्यम से हम इसको एनलार्ज और रिड्यूस कर सकते हैं इसके साइज को। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का एक नुकसान माना जाता है। तो क्या नुकसान माना जाता है, इसे देखो। इसका सही आंसर इसमें आएगा, इसे छवियों को प्रदर्शित करने और उनमें परिवर्तन करने के लिए अधिक मेमोरी और तेज प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। जो हाई क्वालिटी की जो पिक्चर्स होती है उनको दिखाने और उनमें परिवर्तन करने के लिए एक तो मेमोरी की आवश्यकता ज़्यादा होगी और तेज़ स्पीड वाला प्रोसेसर होने की आवश्यकता होती है इसके अंदर। तो इसके अंदर आंसर C आएगा। आप अपने हिसाब से मिला लेना कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है। अगला है, अधिकांश MS ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि आपने जो काम कर लिया, लास्ट में जो काम किया हुआ है उसको पूर्ववत वैसे के वैसे ही वापस दोबारा से करना है, तो उसके लिए आपको Ctrl Z यानी कि अंडू का उपयोग करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको सभी को पता है, बता रखी है। जिन्होंने क्लास अटेंड करी उन सबको एक एक क्वेश्चन बता रखे हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। 2 फैक्टर मतलब एक ऐसा ऑथेंटिकेशन मतलब वेरिफिकेशन होता है जो अब किसी भी, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाए या फिर कोई फॉर्म सबमिट वगैरह होता है, तो उसके अंदर 2 फैक्टर का मतलब होता है कि 2 तरीके से आपके वेरिफिकेशन किए जाते हैं कि आप वास्तव में वही हो जिसने फॉर्म भरा है या फिर कुछ अलग हो या कोई और हो। तो अलग होते ही तो पासवर्ड नहीं दे पाएंगे या OTP नहीं दे पाएंगे, तो इसमें दोनों ही पासवर्ड होता है कि पासवर्ड और मोबाइल पर OTP भेज रहा है, यानी कि मोबाइल भी उसी व्यक्ति का होगा जो पासवर्ड डाल रहा है।
तब जाके पॉसिबल होगा। इसी को कहते हैं, एक तो पासवर्ड याद होना चाहिए और दूसरा मोबाइल भी उसी के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि OTP किस पे जाएगा, मोबाइल पे। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का रूल हुआ करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। इसका आंसर होगा आपके पासवर्ड और मोबाइल OTP पर भेजना। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पीछे आमतौर पर छपा हुआ 3 अंकों का सुरक्षा कोड जो होता है वो कौन सा होता है? एम पिन तो देखो एंटर करते हैं 4 पिन का होता है या ज़्यादा का हो सकता है। तो ये तो क्या है कि ATM जब अपन लगाते हैं तो उसमें पासवर्ड मांगता है, वो है एम पिन। मोबाइल का पासवर्ड भी हो सकता है। मोबाइल में जैसे अपन मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेते हैं बैंक का, तो उसमें भी एम पिन मांगता है, मोबाइल पिन। दूसरा है OTP जो अपने मोबाइल पे आता है, वो नहीं। एक IFSC कोड बैंक का एक एरिया कोड हुआ करता है या बैंक ब्रांच कोड हुआ करता है, तो वो भी नहीं। तो CVV जो नंबर है ये कार्ड के पीछे, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड जो होता है अपना, या क्रेडिट कार्ड जो होता है, सेम बताया था मैंने आप लोगों को, दोनों कार्ड, उस सब के पीछे CVV 3 अंकों का होता है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे 695 इस तरह से। तो ये CVV कोड होना आवश्यक है। उसके बाद अगला है सबसे कम मेमोरी साइज का चयन करें। इसमें से कौन सी सबसे छोटी मेमोरी है? सबसे छोटी जो इकाई है वो आप लोगों को बताई थी मैंने जब आपकी क्लास चल रही थी। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट जो है वो क्या है और सबसे लोवेस्ट जो क्या है, मैंने पूरा आपको लोगों को एक चार्ट बना के समझाया था। सबसे छोटी जो है देखो, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। यहाँ से अपन ऐसे बढ़े, किलोबाइट मतलब KB सबसे छोटी, उसके बाद इससे बड़ी मेगाबाइट MB, इससे बड़ी गीगाबाइट GB, इससे बड़ी टेराबाइट TB। और इससे भी बड़ी है लेकिन इसके अंदर यही चारों दिए हैं, और इससे भी छोटी है लेकिन इसके अंदर सबसे छोटी ये दी है, यानी कि किलोबाइट सबसे छोटी मेमोरी की साइज है। QR कोड में QR का क्या अर्थ है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोगों को जो क्लासेस चल रही थी इम्पोर्टेंट वाली, हर क्वेश्चन अब तक जो मैंने क्वेश्चन समझाए, अभी तक जो क्वेश्चन आए हुए सारे बताए हुए क्वेश्चन है आप लोगों को। तो उसके बाद अब देखें, इसमें QR कोड जो है उसका मतलब क्विक रेस्पॉन्स के नाम से एक मैंने आपको बताया था, तुरंत रेस्पॉन्स मिलता है। इधर अपन पेमेंट करते हैं QR पर और तुरंत उधर एक्सेप्ट हो जाता है और उसका रेस्पॉन्स भी हैंड टू हैंड ही मिलता है। क्विक रेस्पॉन्स इसका पूरा नाम। फाइल पाथ जो है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे D ड्राइव के अंदर कोई फाइल रखी हुई है, तो उसके अंदर D ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है RSCAT के नाम से, और उसके अंदर एक फाइल रखी हुई है VMOU.jpg, यानी कि पेंट प्रोग्राम की फाइल है। उसका एक्सटेंशन लगा हुआ है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पेंट प्रोग्राम का एक्सटेंशन .jpg, .png वगैरह वगैरह, बहुत सारे आप लोगों को मैंने समझा दिए थे। तो इन सभी में अपन को क्या देखना है इसके अंदर कि VMOU.jpg क्या दर्शाता है, क्या बताता है, मतलब ये क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब हुआ। तो ये एक फोल्डर के अंदर रखी हुई एक फाइल है पेंट प्रोग्राम की, जो आप लोगों को .jpg एक्सटेंशन के माध्यम से दिखा रखी है। तो यहाँ पर दे रखा है फाइल का पूरा नाम दे रखा है, एक तो पूरा नाम क्या है VMOU, और उसके बाद उसके एक्सटेंशन को दिखा रखा है .jpg। चलो इसका सही आंसर ये है C। निम्नलिखित में से किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर माना जाता है, किसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, जो एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। यहाँ पर आपको बताया गया हार्डवेयर, जो कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सारे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर माने जाते हैं, जो इंटरनल काम करते हैं, मशीन टू मशीन को गाइड करते हैं कि क्या कब कौन सा सिस्टम अपन को फॉलो करना है, कौन सा सिस्टम अपन को लगाना है। तो ये चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो मशीन को ऑर्डर देने का, यानी कि मशीन को निर्देश देने का काम करता है और उनका रिजल्ट हमें शो करवाता है। तो यह है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल के सारे आपको बताए थे, कंप्यूटर के सारे आपको बताए थे। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर ने स्कूली पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण कैसे किया है? आधुनिकीकरण का मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन कैसे किया है।
तो इसके लिए आपको बताया गया है कि पुस्तकों को डिजिटल प्रारूप में मतलब ई पुस्तकों में परिवर्तित करके और पुस्तक निर्गम प्रक्रिया को स्वचालित करके इसका उपयोग किया जाता है। ई बुक डाउनलोड करना, ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी साइट से अपन ई बुक वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये यहाँ से इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला है गूगल प्ले स्टोर। क्या है गूगल प्ले स्टोर? यह गूगल द्वारा एंड्रॉयड डिवाइसों के लिए विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है इंटरनेशनल, जो सारे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हो एंड्रॉयड डिवाइसों के अंदर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फास्टैग राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस्तेमाल होने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली तकनीक है, और सभी जानते हैं फास्टैग अपनी गाड़ियों पे लगे होते हैं। टोल प्लाजा पर शुल्क स्वचालित रूप से काटने के लिए फास्टैग किस तकनीक का उपयोग करता है? फास्टैग तो आप समझ ही गए होंगे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का लिए, यहाँ से यहाँ तक के जो लिए बताया गया है, यह सब आपको फास्टैग के लिए बताया गया है कि फास्टैग क्या चीज़ है और ये किस तकनीक का उपयोग करता है। ये आपको आंसर देना है कि कौन सी टेक्निक पर कार्य करता है। अब यहाँ बताया गया है कि आपको ब्लूटूथ तो नहीं चलता, वाईफाई से भी कनेक्टेड नहीं है, और इंफ्रा रेड जो है वो भी नहीं है इसके अंदर। इसका जो मेथड होता है इस टेक्निक का, इसमें जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो ये यहाँ पर RFID के नाम से इसका सही आंसर निकलेगा बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको आंसर बढ़िया लिखा के कंप्लीट कर रखे हैं ताकि आप अपने उससे मिलाने में दिक्कत ना हो, ना आपको वीडियो रोकना पड़ेगा इसमें, और बस इसका आंसर टिक लगाना है पेपर निकाल के। निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इनपुट डिवाइस के रूप में कौन सी चीज़ इसके अंदर बताई गई है? तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी। अब तक जितने क्वेश्चन आए आपको सबको बता रखे हैं। ये क्वेश्चन मैंने जब आपकी क्लास ली थी तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी। तो इनपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है वो क्या है? तो मॉनिटर देखिए आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस और प्रोजेक्ट भी एक प्रकार का मॉनिटर ही बताया गया है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर ट्रैक बॉल माउस के जैसे कार्य करता है, यानी कि ट्रैक बॉल ही एक इनपुट डिवाइस। उसके बाद आगे अगला, कंप्यूटर कीबोर्ड पर कुंजियों को टॉगल कीज के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका उपयोग किसी विशेष सुविधा को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। टॉगल कीज मैंने आप लोगों को उस दिन बताई थी कि अपन ने जब कीबोर्ड पढ़े थे, दोबारा से भी पढ़े थे जब भी, और पहले से भी पढ़े थे। इसमें टॉगल कीज किनको कहा जाता है? देखो, ऐसे कीज जो जिनको ऑन करने पर बटन जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं करके वो दूसरा अगर काम कर रहा है, तो यानी कि वो बटन टॉगल कीज कहलाते हैं। जैसे मान लो कि कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं, अगर कैप्स लॉक ऑफ रहता है तो अपन जो नॉर्मल कीबोर्ड से जो बटन होम की के अपन टाइप करते हैं और दबाते हैं तो वो स्मॉल लेटर में टाइप होते हैं, और सेम वही कैप्स लॉक अगर ऑन कर देते हैं तो वही बटन कैपिटल लेटर का भी काम करते हैं। सेम वैसे नंबरों के नंबर पैड पर जो बटन है नंबर वाले, उनमें भी अगर नंबर लिखने हैं तो नंबलॉक ऑफ करके लिखना पड़ेगा, और नंबलॉक ऑन कर देते हैं तो फिर हम नीचे वाले ऑप्शनों को, उनके जो नंबर की पैड के नीचे जो बटन ऑप्शन लिखे होते हैं जैसे होम एंड लेफ्ट एरो, डाउन एरो, अप एरो, इन सभी का इस्तेमाल अपन कर सकते हैं उन्हीं बटन। स्क्रॉल लॉक भी वही है, एक्सेल में बहुत लंबी लिस्ट आती है, उसमें भी अपना वो एरो वहीं सेल पॉइंटर जो वहीं रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्क्रॉल लॉक को। तो ये कैप्स लॉक की, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक जो बटन है वो है आपके टॉगल कीज की कैटेगरी के अंदर। उसके बाद आगे, विंडोज़ 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र मैंने आप सभी को बता रखा है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो यहाँ पर विंडोज़ एक्सप्लोरर में एक तो इंटरनेट एक्सप्लोरर तो देखो XP का है, विंडोज़ 7 का है, लेकिन विंडोज़ 10 और 11 में जो आया है वो माइक्रोसॉफ्ट एज, मैंने बाकायदा आपको समझा रखा है, कॉपी में लिखा भी रखा है कि ये चीज़ विंडोज़ XP में, ये चीज़ विंडोज़ 7 में, और ये चीज़ विंडोज़ 11 में है। तो उसके बाद आगे देखिए,
रवि अपने दोस्त को जीमेल के जरिए 35 MB की एक उच्च गुणवत्ता मतलब हाई क्वालिटी वाली वीडियो फाइल भेजने की कोशिश कर रहा है। किस पर? जीमेल पर। जब वह इस फाइल को अपने ईमेल में अटैच करने का प्रयास करेगा तो क्या होगा? देखिए क्या होगा। जीमेल फाइल को सीधे अटैचमेंट के बजाय क्या करना चाहिए उसको, क्योंकि डायरेक्ट तो वो होगी नहीं उसमें। तो उसको क्या करेगा वो, गूगल ड्राइव में लिंक बदल कर फिर डालेगा उसमें। तो इसका आएगा सीधे अटैचमेंट के बजाय कहाँ जाए वो, स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव लिंक में बदल देगा, वहाँ चला जाएगा। ये चीज़ आएगी। उसके बाद आगे आएगा आपका भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन सा पोर्टल या ऐप आता है जिसका उद्देश्य कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयों के लिए पूर्ण पाठ अनुक्रमण का एकत्र करना और उपलब्ध कराना है। यहाँ पर ऐसे जो डिजिटल लाइब्रेरी के लिए पूर्ण पाठ, पूरे पाठ का, पूरे मतलब चैप्टर का एक सारा पूरा एक जगह पर इकट्ठा मिलकर आपको कलेक्शन मिल जाता है। वो कौन सा पोर्टल है जो भारत सरकार के अधीनस्थ आता है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट के तहत आता है, तो वो है NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ये आपकी बुक के अंदर आया था, ये मैंने आपको उस टाइम बुक पढ़ाई थी जब लास्ट में जब बुलाया था आपको, तो उस बुक में ये चीज़ बताई भी थी कि ये NDL जो है डिजिटल लाइब्रेरी के काम करता है। उसके बाद आगे निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है और गूगल द्वारा विकसित किया गया है? गूगल द्वारा कौन सा मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम बताया जो ओपन सोर्स है और गूगल द्वारा विकसित किया गया है? तो वो कौन सा बताया आपको? एंड्रॉइड। उसके बाद डिजी लॉकर ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डिजी लॉकर क्या काम करता है? अपने लिए अपना एक पर्सनल जो प्लेटफॉर्म होता है, जो अपना इंटरनेट पर अपने सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं डिजिटल रूप में उनको स्टोर करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर ये आंसर आएगा, मैंने आपको समझाया था, क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म पर जो कानूनी दस्तावेज हों या फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए हुए सर्टिफिकेट या मार्कशीट वगैरह जो हों उनको एक डिजिटल रूप से जारी करना, संग्रहित करके सत्यापित करना होता है यहाँ। तो ये क्लाउड स्टोरेज होता है अपना एक, यहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद अगला है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? ये सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है, और इस चीज़ को मैंने आप लोगों को बताया भी। पेज का जो ओरिएंटेशन होता है इसको अपन खड़े अगर करते हैं तो पोर्ट्रेट करते हैं, और आड़े प्रारूप में अगर करते हैं तो उसको लैंडस्केप के नाम से जाना जाता है। ये मिलता है आपको कहाँ पर? पेज जो पेज सेटअप जो ग्रुप होता है लेआउट टैब के अंदर, उसके अंदर पेज सेटअप ग्रुप के अंदर ये ओरिएंटेशन ग्रुप बताया, ओरिएंटेशन ऑप्शन बताया, और उसमें दो ऑप्शन बताया। तो पेज का ओरिएंटेशन होगा लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। वर्ड 19 में रिबन डैश की श्रृंखला से बना होता है। रिबन किसकी श्रृंखला से बना होता है? तो ये रिबन जो होता है वो रिबन पर जब क्लिक करते हैं अपन तो रिबन का मतलब उसके नीचे सारी जो पट्टी निकलती है उसमें जो अलग अलग ग्रुप में जो ऑप्शन हुआ करते हैं उन्हीं को रिबन जानते हैं अपन। और यहाँ पर रिबन में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो रिबन कहाँ किसकी एक यूनिटी है, किसकी वजह से हमें दिखाई दे रहा है? तो वो एक टैब्स की वजह से हमें दिखाई दे रहा है, और टैब्स नहीं है तो रिबन भी नहीं है। उसका MS वर्ड 2019 दस्तावेज में डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट आकार, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था। मेरे जो अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों के जो क्वेश्चन है अगर मैंने जो पढ़ाए हैं अगर तुम लोगों ने याद रखे होंगे तो ज़रूर आप कम से कम 30 क्वेश्चन तो आप सही से करके आ चुके होंगे।
क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि एक भी ऑप्शन ऐसा जाएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा जाएगा कि जो आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर निकलेगा। तो मैंने आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया। बस यूँ है कि आप लोगों को अगर सेंटर तक आने में प्रॉब्लम थी तो शायद उस वजह से आप लोग इस चीज़ को मिस कर, लेकिन जो चीज़ जो स्टूडेंट अगर इसको कंटिन्यू अगर आ रहे हैं सेंटर पर और कोचिंग ले रहे हैं, तो इसका मतलब उनके कहीं ना कहीं सारे आंसर सही निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट मैंने आपको अच्छे से समझाया था और अलग अलग वर्जन में समझाया था। MS वर्ड 19 का अलग बताया मैंने, 2007 का 3 का अलग बताया, 10 का अलग बताया। यहाँ पर क्या पूछा है अपन से कि 2019 जो है उसका क्या एक्सटेंशन रहेगा MS वर्ड का, या मतलब क्या डिफ़ॉल्ट नाम रहेगा, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट रहेगा। ये चीज़ मैंने आपको सबको बता रखी है। फ़ॉन्ट साइज़ भी क्या होती है डिफ़ॉल्ट, ये भी बता रखा है। तो यहाँ पर 19 के अंदर जो बताया मैंने आपको कैलिबरी बताया था, और कैलिबरी देखो 11 साइज़ में फ़ॉन्ट का जो आकार होता है वो है 11 साइज़, कैलिबरी 11। और एरियल जो होता है वो किसका होता है, या आप मुझे कमेंट करके बताना एरियल किसका होता है, कौन से वर्जन का होगा, ठीक है। और टाइम्स न्यू रोमन किसका होता है ये भी मुझे बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए किस प्रतीक का, किस चिन्ह का उपयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर देखो डॉलर, ये ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ भी, और मैंने आपको वो जो नोट्स दिए थे उसमें मेंशन भी है। बस पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, ये चीज़ अलग बात है, पर गाइड करने में हमने कोई कमी आपके लिए छोड़ी नहीं है। चलो इसी तरह से आगे भी और गाइड करेंगे। बस यूँ है कि चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए फॉलो ज़रूर करना, सब्सक्राइब करें और आगे भी इसको लाइक और शेयर करें। यदि कोई साइबर हमलावर मानव पठनीय डोमेन नाम को IP पते में यानी कि IP एड्रेस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बाधित करता है और जानकारी चुराने के लिए आपके ट्रैफिक को किसी अवैध वेबसाइट पर पुनर्दर्शित करता है, तो कौन सा साइबर खतरा उत्पन्न होता है। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट की जो क्लास थी उसमें अच्छे से समझाई थी, और 2-3 दिन तक चला भी था इस चैप्टर अपने। और इसमें अपन ने देखा भी था कि DNS पॉइजनिंग जो होता है उसी के अंतर्गत ये चीज़ आती है। जो हमलावर होता है जो मानवीय पठनीय डोमेन नाम को IP एड्रेस में परिवर्तित कर देता है और उसको बाधित भी करता है, आगे रोकने की भी कोशिश करता है, और आगे जानकारी चुराने के लिए आपके ट्रैफिक को भी अवैध वेबसाइट पर, जैसे अपन क्लिक उस पर क्लिक कोई और चीज़ पर करते हैं लेकिन खुल के कोई चीज़ सामने आती है अपन को गुमराह करने के लिए, ताकि अपन जाएं और उसी पर क्लिक करें। और इसी तरह से ये DNS पॉइजनिंग को कैटेगरी के अंदर इसको रखा गया है। अगला है धोखाधड़ी करने वाले लोग कभी कभी ATM मशीनों में एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा देते हैं। जिनको धोखाधड़ी करनी होगी तो वो तो कहीं भी आके कर लेगा, ठीक है। तो अपन को पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए। और यहाँ पर यह बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा देते हैं जो कार्ड स्लॉट और कीपैड में दर्ज की गई सभी जानकारियों को रिकॉर्ड कर लेता है। इस उपकरण को क्या कहते हैं, ऐसे उपकरण को क्या कहते हैं। ये स्कीमर, इसका सही आंसर आएगा स्कीमर। उसके बाद अगला है इमेज ऑप्टिमाइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का प्राथमिक स्पष्ट का जो लाभ है जो वो क्या है, इसमें देखना छवि की गुणवत्ता को समझौते किए बिना छवि का आकार 80 से 85% तक कम करना। ये ऑप्टिमाइजेशन का फर्स्ट प्रॉफिट है, फर्स्ट लाभ है कि क्या अपन कर सकते हैं ऐसा। जी हाँ, अपन ऐसा कर सकते हैं कि छवि का जो इसका जो पिक्चर का जो आकार है वो 80 से 85% तक कम कर सकते हैं, जिसमें भी गुणवत्ता कम नहीं होगी अपनी। लेकिन अगर इससे भी अगर अपन ने कम कर दिया, जैसे 75 कर दिया, 70 कर दिया, 65 कर दिया, तो फिर वो रिड्यूस तो होगी साइज, लेकिन वो रिड्यूस भी होगी, लार्ज भी होगी, पर उनमें फिर जो क्वालिटी रहेगी वो प्रॉपर या बेटर नहीं लगेगी
आप लोगों को। तो इसमें तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता कि ये तो हो सकती है साइज कम ज़्यादा, इतना परसेंट 10 5 15% से कुछ होने वाला नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। मानक सेट में उपलब्ध न होने वाले प्रतीकों और वर्णों से जुड़े जटिल समीकरण बनाने के लिए किस लिब्रे ऑफिस टूल का उपयोग सूत्र या समीकरण एडिटर के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर यह आएगा आपके मैथ सूत्र समीकरण एडिटर के रूप में मैथ का उपयोग ये है, ये वाला आएगा आपके। अगला, यदि उपयोगकर्ता किसी ट्रेन की वास्तविक समय की लाइव स्थिति या उसकी समय सारणी की सटीक जांच करना चाहते हैं तो उन्हें किस आधिकारिक पोर्टल पर जाना चाहिए? देखो वही क्वेश्चन है सेम जो अपन ने लिखा भी था कि ये चीज़ राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली, तो इसका पूरा नाम है नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम NTES। आपको पढ़ाया था लास्ट की क्लासों में, बुक जो पढ़ाई थी उस टाइम, ये बुक ही के अंदर से क्वेश्चन है और लगभग ये सारे क्वेश्चन उसी से हैं। कोई ये नहीं माना जा सकता कि बुक से बाहर कोई क्वेश्चन जाता है, जाता भी तो प्रैक्टिकल में आ जाते हैं फिर सारे क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिकल लेते ही नहीं हो क्लासों में, डेली अटेंड करते ही नहीं हो। अगर जो डेली आ रहा है बच्चा वो डेली सीख भी रहा है और कर भी रहा है, दोनों प्रॉफिट है। तो देखो मेरी यही सलाह है कि अगर आप RSAT कहीं से भी करो, लेकिन ये जो है आपको दिया गया है कि आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है प्लस आपको नॉलेज भी मिल रही है और प्लस आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा, तो क्यों दोबारा से री एग्ज़ामिनेशन फीस भरें और दोबारा से कोई टाइम बर्बाद करें और एक ही बार में हो जाए जो टाइम वेस्ट तो अपन कर ही रहे हैं ना। अगर कोचिंग नहीं आ रहे हैं तो वो बाद में होएगा। और एक चीज़ मिस भी कर रहे हैं कि अपन एक नॉलेज भी नहीं मिल पा रही है अपन को, और बुक्स से अपन केवल पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, पर बाकी परमानेंटली उस कॉन्सेप्ट को समझना एक मुश्किल बात होती है, क्योंकि एक टेक्निकल जो कोर्स होता है इसके अंदर अपन को डेली क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है और इसी के लिए आपको सेंटर पर आना पड़ता है। और देखो सेंटर पे आने से तो क्या है कि आप लोगों की नॉलेज ही बढ़ेगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कॉलम A को मिलान करना है कॉलम B से, और इंटरनेट कनेक्शन के प्रकारों को मिलाना है आपको B से। इंटरनेट के कनेक्शन मैंने आपको बताया, डायल अप क्या काम आता है अच्छे से समझाया, फिर उसके बाद ब्रॉडबैंड क्या काम आता है ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया, वाईफाई क्या काम आता है ये भी अच्छे से समझाया। तो इसके अंदर अपन को लग रहा है कि यार डायल अप जो है वो क्या काम आता है। देखो यहाँ पर अलग अलग टेक्निक बता रखी है कि जैसे ये जो है डायल अप कनेक्शन होता है आपको आमतौर पर यह सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन होता है जो फ़ोन कॉल की तरह मोडेम नंबर पर डायल करने के लिए कनेक्ट हो। ये बहुत पहले यूज़ किया जाता था टेलीफोन लाइन से, तो ये वो डायल अप कनेक्शन होता है। तो आई के साथ में क्यों मिल जाएगा। उसके बाद आगे आ जाए ब्रॉडबैंड किसे कहते हैं। तो ब्रॉडबैंड देखो इधर कि एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन जो आमतौर पर टेलीफोन कंपनियों द्वारा प्रदान किया जाता है और जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में जानकारी भेजी जाती है। उसके बाद अगला वाईफाई जो है, वाईफाई के लिए एक वायरलेस तकनीक जो PC स्मार्टफोन और प्रिंटर जैसे उपकरणों के लिए जो करती है। तो आई के साथ Q और सेकंड के साथ R और थर्ड के साथ P, इसका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में ई गवर्नेंस पहलों के तहत संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो राज इवोल्ट कथन जो है, राज इवोल्ट जो है एक अनुकूलित QR और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है। दूसरा कथन सेकंड, राज मेघ राजस्थान के लिए सास का बताया, पास का बताया आप लोगों को, आधार पर संपूर्ण क्लाउड क्षमता प्रदान करना होता है। यहाँ पर दोनों का क्या है, दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों ही है इसका। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और क्या विचार करना था आपको। तो इसमें आपको आएगा दोनों ही, ये भी और ये भी, तो दोनों की दोनों ही इसके अंदर सही है, फर्स्ट और सेकंड।
उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है। ईमेल एड्रेस में कौन सी चीज़ यूज़ नहीं की जा सकती है, वो क्या चीज़ है इसके अंदर। देखो, यूज़र नेम होता है उसके अंदर, @ होता है उसके अंदर, डोमेन होता है उसके अंदर, बस ये नहीं होता कि स्पेस कहीं बीच में होता नहीं है। और यहाँ अगर एक चीज़ होती कि कैपिटल लेटर, तो वो भी नहीं होते। अगला है इसके अंदर, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी आपको स्क्रीन के कंटेंट को वर्तमान छवि के रूप में प्रिंट करने में सक्षम बनाएगी। प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन क्या करेगी, आपका स्क्रीन पर जो करंट में खुला हुआ जो स्क्रीन दिख रही है उसका स्क्रीनशॉट आपको लेकर और कॉपी कर लेगी प्रिंट स्क्रीन, और फिर चाहे जहाँ आप उसको पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आगे ये भी बता रखा है आप लोगों को अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन से वेब सर्च इंजन है, कौन से वेब सर्च इंजन है वो बता रखा है आपको। गूगल और बिंग और याहू, ये आपको उस दिन मैंने नोट भी करवाए थे जब इंटरनेट पढ़ा था लास्ट में। तो गूगल एक सर्च इंजन है और बिंग भी एक सर्च इंजन है और याहू भी एक सर्च इंजन है। और इसी के साथ मैंने वो जीमेल और ईमेल के बारे में भी आपको बताया था, याद करो उस टाइम। उसी के बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होने वाला है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। OMR का मतलब ओनली मैग्नेटिक रीडर होता है, नहीं, ये गलत है। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, नहीं। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को हर्ट में मापा जाता है, नहीं। DPI में मापा जाता है, डॉट पर इंच। आपको इसके अंदर ये चीज़ सही लग रही है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के पेमेंट जो करते हैं अपन डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से भी। उस दिन आपको ये चीज़ भी मैंने समझाई थी, डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। उस टाइम ये चीज़ बताई थी कि क्या काम है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार करें। कौन सी परिभाषाएं हैं, देखो। व्यक्तिगत पत्रों का एक बैच बनाएं और प्रिंट करें। चुनौती प्रतिक्रिया तंत्र, आदेशों या निर्देशों की श्रृंखला। यहाँ पर क्रमशः फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्रमशः निम्नलिखित से संबंधित है। किनसे, देखो, फर्स्ट किससे संबंधित है, ये है फर्स्ट। एक मेलबर्ज मैंने बताया था कि एक ही लेटर जो होता है अलग अलग एड्रेस पर सेट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो वो क्या चीज़ है, वो चीज़ है मेल मर्ज। तो मेल मर्ज सेकेंड पर आया था, लेकिन फर्स्ट वाला जो है वो क्रमशः बता रखा है। इसका मतलब फर्स्ट में क्या चीज़ आएगी, तो फर्स्ट में आएगा मेल मर्ज। दूसरा, चुनौती प्रतिक्रिया तंत्र, चैलेंज रेस्पॉन्स मशीन, वो क्या है, कैप्चा। उसके बाद आगे आदेशों या निर्देशों की श्रृंखला, जो अपन आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं वो मैक्रो में होते हैं। जितनी भी होती है रिकॉर्डिंग वो उसके अंदर की जा सकती है, जितने भी आदेश अपन देते हैं तो मैक्रो में ये चीज़ फीड रहती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आपके ये तो हो गए 35 क्वेश्चन। और अपने इसमें मिला लेना। अब ये अलग अलग उसका बता रखा है, मैंने बना रखा है, तो इसको जो उनतीस मार्च की भी इसके अंदर मैंने बना रखी, इसी के ऊपर मैंने इसको डाला। फिर आपका 29 मार्च का नहीं था, आपका 12 अप्रैल का एग्ज़ाम था। और ये आपके 35 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और आप लोगों को इसमें अब अपने अपने एग्ज़ाम जो दे के आए हैं उनकी OMR शीट के अंदर सबसे पहले ये चीज़ देखें कि इसके अंदर आपने जो की है वो क्या चीज़ की है। इसके अंदर आप लोगों ने
जो एग्ज़ाम में जो फॉर्म वो भर के आए आप OMR, उसके अंदर आपने क्या मतलब प्रॉपर सही तरीके से गोले भरे इसके अंदर, या फिर कोई डबल मिस्टेक हो चुकी है, या थोड़ा सा कोई अगर बीच में कोई स्पेस अगर खाली छूट रहा है तो उनको चेक करें कि वो कितने के हैं उनको, क्योंकि वो OMR मशीन जो है वो चेक नहीं कर पाएगी अगर प्रॉपर भरे हुए नहीं है तो सबसे पहले तो उनको काउंट करके अलग नोट करें और फिर उसके बाद अपन काउंटिंग चालू करें। जो जो मैंने बताया, जो आंसर आपको दिखे यहाँ पर, उन सभी आंसरों में अपने अपने हिसाब से उनको टिक लगाएं और फिर इनको काउंट करें कि आपके एग्ज़ाम में इसमें कितने सही आंसर निकले हैं। मार्क्स कैसे जुड़ते, कैसे होता है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपके इंटरनल असेसमेंट हुआ, यानी कि आपके जो सेंटर पे जो एग्ज़ाम हुए, इंटरनल असेसमेंट जो 15 चैप्टर हुए थे, डेली टू डेली आपने किए भी थे, तो उस टाइम आपके वो जो एग्ज़ाम हुआ था वो 30 नंबर का था और 30 में से आपने जितने भी प्राप्त करे वो आपके अभी यहाँ जुड़ने वाले हैं। लेकिन वो जुड़ेंगे उससे पहले आपके ये जो मेन एग्ज़ाम हुआ जिसको आज दे के आए हो आप 12 अप्रैल को, इस एग्ज़ाम में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले उसके बाद ये वो नंबर यहाँ पर ऐड होंगे। लेकिन देखिए इसके अंदर आपके 35 जो क्वेश्चन थे, उन 35 क्वेश्चन में से आपको 14 क्वेश्चन यानी कि 14 क्वेश्चन सही करने आवश्यक है और 14 क्वेश्चन सही हो जाते हैं आपके प्रॉपर, तो आपके उधर के जो नंबर हैं इंटरनल असेसमेंट में, जितने भी नंबर आप करके आए हो, जितने भी नंबर आपने लिए, वो आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। जैसे कि आपके यहाँ 14 ही क्वेश्चन सही निकले, 14 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन ऊपर नहीं निकला और एक भी नीचे नहीं निकला तो वो वहाँ एग्ज़ाम में जैसे आपके 25 मार्क्स आए उधर इंटरनल असेसमेंट में 30 में से, तो 25 आए और इधर 14 क्वेश्चन सही निकले। 14 मतलब 14 क्वेश्चन में से आपके 14 क्वेश्चन सही 35 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन आपके सही निकले, तो फिर आपके उधर के नंबर ऐड हो सकते हैं, और अगर 13 रह गए तो फिर आपके वो ऐड नहीं होंगे। अब जैसे मान लो कि उधर आपके 30 आ गए और इधर आपके 15 क्वेश्चन सही निकल गए। अब 15 क्वेश्चन सही निकल गए तो 15 क्वेश्चन एक नंबर का मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 30 नंबर के तो ये क्वेश्चन हो गया जो एग्ज़ाम में करके आए हो आप। 15 क्वेश्चन के 30 नंबर तो ये आ गए, और उधर 30 नंबर वो मिले आपको जो आपने किए इंटरनल असेसमेंट में, तो 30 और 30 ये 60 नंबर हो गए आपके, और 100 में 100 नंबर का पेपर है, 70 ये और 30 वो, यानी कि 100 नंबर के एग्ज़ाम में आपके 60 नंबर आए, यानी कि आपके 60% बन चुकी है। देखिए वहाँ पूरे कर दिए और यहाँ पर 15 ला दिए, 15 क्वेश्चन सही कर दिए, हो गई अपने आप 60% पूरी। तो पास होने के लिए इसमें मेन एग्ज़ाम का ही होता है मेन, तो उसमें तो खैर 12 नंबर लाने ज़रूरी होते हैं कम से कम, ताकि भी उसमें आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो आप क्लियर हो जाओ और मेन एग्ज़ाम में आपको एडमिट कार्ड मिल जाए। लेकिन ये नहीं है कि उसमें भी पासिंग मार्क्स ही लाएँ, उसमें भी प्रॉपर अपन को लाना रहता है जितना अधिक लाएँ, और इसमें भी जितना अधिक लाए उतना लाना ही होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी, और हमेशा ध्यान रखना आगे भी, और जो आपके दोस्त वगैरह हैं उनको भी आगे गाइड करना कि आगे वो अगर कहीं से RSCIT कर रहे हैं तो डेली क्लास ज्वाइन करें, और एक एक्सपीरियंस्ड कोचिंग संस्थान से आप उसको ज्वाइन करवाएं, ताकि भविष्य में जो आने वाले एग्ज़ाम होते हैं उनके क्वेश्चंस और उनके बारे में अपडेट आपको मिल सके, जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट होते हैं उन सब की भी आपको जानकारी मिल सके। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस चैनल को, और आगे भी दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनको भी नॉलेज मिले। और डेली टू डेली अब आगे भी जैसे एग्ज़ाम आएगा तो उसकी भी पहले तैयारी करवानी पड़ेगी, जो भी कभी कभी अगर बीच बीच में क्लास लेने का मौका मिला तो वो भी ऑनलाइन क्लास हम ले सकते हैं और डाल सकते हैं आपको। तो इसलिए आपको इसको बरकरार करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी इनको शेयर करें। थैंक यू।